नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा विषय हिंदी का बहुत ही अच्छा पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य यह देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। बच्चों, इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जो भेंट हुई थी उससे संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण इसका अर्थ है किसी भी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय पर लिखित स्मृति यानी लिखी हुई जो बात बताई है उसे संस्मरण कहते हैं। उसी प्रकार इस पाठ में चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने जब उनकी भेंट गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से हुई उसके बारे में बताया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर एक बहुत ही महान कवि और लेखक थे और जिन्होंने गीतांजलि यह बहुत ही सुंदर ऐसा पुस्तक लिखा था। चलो तो फिर देखते हैं पाठ नंबर 6 मेरा अहोभाग्य। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि फरवरी 1936 में लेखक को शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन यह ऐसा निवास स्थान है जहाँ पर रविंद्रनाथ जी रहते थे। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। साहित्यिक कार्यक्रम यानी लेखक, कवि यानी ऐसे बहुत सारे साहित्य से संबंधित लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं साहित्यिक कार्यक्रम। तो उस कार्यक्रम में लेखक भी गए थे और वह कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। इसीलिए वह लेखक बहुत ही उल्लसित यानी आनंदित थे क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। यानी शांति निकेतन में जो साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था उसके अध्यक्ष स्वयं रविंद्रनाथ जी थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का वह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यानी जो दिन निश्चित किया गया था उस दिन कोलकाता से लेखक और उनके साथ बहुत सारे लोग जो थे वह शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। रवाना होना यानी प्रस्थान करना, यानी लेखक और उनके साथ जो कुछ लोग थे वह शांति निकेतन के लिए उन्हें शांति निकेतन पहुंचने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, वह रवाना हो गए। लगभग 1 दर्जन यानी 12 1 दर्जन हिंदी वालों का वह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। जब वह शांति निकेतन में पहुँचे तो शांति निकेतन में बहुत ही सुंदर अतिथि यानी मेहमान, दल यानी समूह। तो हिंदी वालों का जो समूह था वह समूह बहुत ही सुंदर ऐसे अतिथि भवन में यानी मेहमान भवन में उन्हें ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। उपवन यानी उद्यान। तो वह जो अतिथि भवन था, जो मेहमान रहने के लिए जो भवन जो गृह था वह अशोक नाम का वृक्ष है, उसके बीचों बीच सघन यानी घना वह बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। तो वह जो जहाँ पर वह ठहरे थे वह इमारत बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी और अच्छी थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर
बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे, बरामदा यानी आंगन। तो जिस प्रकार लेखक ने सोचा था वैसा ही उसी प्रकार का वातावरण उन्हें लेखक को वहाँ पर दिखाई दे गया। ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में सभी को ठहराया गया था। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा यानी बहुत सारी आगे खुली जगह थी और बरामदे में खड़े होकर बाहर देखा जाए तो सामने ही बकुल वृक्ष, बकुल वृक्ष यानी मौलसिरी यानी वृक्ष का एक नाम है, तो बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। जब देखिए अभी जब लेखक और उनके साथ जो हिंदी वालों का जो समूह था, तो दूसरे दिन जब वह साहित्य कार्यक्रम में जाने ही वाले थे तब उन्हें पता चला कि गुरुदेव जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए वह साहित्यिक कार्यक्रम में नहीं आने वाले थे। इसलिए लेखक बहुत निराश हो गए। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने उन लोगों को 15 मिनट का समय दिया है जिसमें रविंद्रनाथ जी यानी गुरुदेव उनके गुरुदेव जी के दर्शन कर सकते हैं तथा उनसे संक्षिप्त वार्तालाप यानी बातचीत भी कर सकते हैं, तब लेखक के खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत खुश होना। देखिए यहाँ पर मुहावरा है, खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत खुश हुआ। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने मुझे बहुत ही अच्छी साइकिल भेंट दी, तब मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। उसी प्रकार जब लेखक को पता चला कि गुरुदेव जी 15 मिनट उनसे मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, तब लेखक के खुशी का ठिकाना न रहा और उनसे मिलने के लिए बेसब्री से वह उनका इंतज़ार करने लगे। यानी लेखक को ऐसा लगा कि कब गुरुदेव जी आते हैं, मैं उनके दर्शन कर लेता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे वार्तालाप करता हूँ। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ और 2-3 देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, देखिए अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। देखिए बच्चों, जब मध्याह्न यानी दोपहर के समय जब गुरुदेव जी से उनकी भेंट हुई, तब गुरुदेव की धारणा थी कि क्या 2-3 लोग ही आएंगे उनसे मिलने के लिए। लेकिन जब गुरुदेव जी ने देखा कि 14 जनों का समूह है जो उनके सामने बैठा है, तब गुरुदेव जी ने मजाक से कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। मैंने देखिए कि गुरुदेव जी बीमार होते समय भी बीमार थे, लेकिन तब भी वह मजाक करते थे और उन्होंने कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है, इस मकान में जगह की भी कमी है। उसके बाद गुरुदेव जी से सबका परिचय करा गया और बाद में उनमें वार्तालाप उनमें बातचीत शुरू हो गई। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू किया था तो एक क्षेत्र में एक आदमी था
मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखिए बच्चों, जब गुरुदेव जी और लेखक और उनके साथ जो लोग आए थे, 14 लोग थे, जब उनसे बातचीत होने लगी तब गुरुदेव ने उन्हें कहा कि अब से 50 वर्ष पहले, बरस यानी वर्ष, अब से 50 वर्ष पहले जब गुरुदेव जी ने कहानी लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में ज़्यादा आदमी नहीं थे, एक आध आदमी था जो कहानी लिखता था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के ही संसर्ग का वर्णन है। यानी जब गुरुदेव जी कहानी लिखते थे तो उनकी कहानियों में जो ग्रामीण जीवन है, गांव का जो जीवन है, उनके बारे में ही, गांव के जीवन संसर्ग यानी संगति, गांव के जीवन में जो उन्होंने संसर्ग है, संगति है, उसका ही वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्लादेश में नहीं थी, लेकिन उससे पहले कोई भी चीज़ बांग्लादेश में इस तरह की नहीं थी। लेकिन जब से गुरुदेव जी की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के ही दर्शन होते थे। हाँ देखिए, लेकिन बच्चों कि गुरुदेव जी ने ग्रामीण जनजीवन है, ग्रामीण मनोवृत्ति है, उसका ही उपयोग उन्होंने अपनी उस कहानियों में किया था। यानी गुरुदेव जी के कहानियों में ग्रामीण जनता की, ग्रामीण लोग, ग्रामीण वातावरण, ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के ही दर्शन उनकी कहानियों में होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। यानी कि गुरुदेव जी की जो कहानियाँ थी, वह कहानियाँ हर आम आदमी को भाती थी, क्योंकि उनकी कहानियों में संसार के सभी देश के आदमी को भाती थी। क्योंकि मनुष्य कहाँ का भी हो, भारत का हो या अमेरिका का हो या इंग्लैंड का हो, सभी के मनुष्य का स्वभाव तो एक जैसा ही है। और उस स्वभाव का ही वर्णन, ग्रामीण जनता का वर्णन गुरुदेव जी अपनी कहानियों में करते थे। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए, जब गुरुदेव जी वो अपनी कहानियों के बारे में बता रहे थे, तभी लेखक ने एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? तब और यह लोकप्रिय कहानी तो सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही भाती है, बहुत ही प्यारी लगती है। भाना यानी अच्छा लगना। देखिए, तो लेखक के इस प्रश्न का गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद किया करता होगा। देखिए, तो कहानी काबुली वाला, इस कहानी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में गुरुदेव जी बोलते हैं कि वह काबुली वाला, यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। उनके यहाँ एक काबुली वाला आता था जो उनसे बहुत परिचित था। तब लेखक ने सोचा कि शायद इस काबुली वाला की भी कोई लड़की होगी और इसी से, जिसकी वह याद करता होगा, इस स्मरण से गुरुदेव जी ने काबुली वाली यह कहानी लिखी। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था।
आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, अब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। देखिए, इस प्रकार गुरुदेव जी और लेखक, उनके दोस्त, उनमें जब वार्तालाप होता रहा तो वो उनके लिए एक मानसिक खाद्यान्न, एक वैचारिक चर्चा थी। उन सबके लिए, लेखक और उनके सबके लिए यह एक वैचारिक मानसिक खाद्यान्न, वैचारिक चर्चा थी। डॉक्टर ने सिर्फ 15 मिनट दिए थे, लेकिन गुरुदेव ने 40 मिनट तक उनसे बातचीत की, उनसे वार्तालाप किया। लेकिन अब गुरुदेव उठे और अपने स्थान पर जाने लगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी यह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। देखिए, जब गुरुदेव से बातचीत हो गई तो सभी लोगों ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया, उनसे आभार प्रकट किया, उनसे विदा ली और फिर सभी अतिथि गृह में वापस आ गए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप में मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। अनुभूति यानी स्व अनुभव। जब गुरुदेव जी से लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनका वार्तालाप हुआ, उनसे बातचीत हुई तो लेखक बहुत ही आनंदित थे और उन्हें स्वयं ही खुद में स्वयं अनुभव, आनंद का अनुभव वह कर रहे थे। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन देखिए, गुरुदेव जी से मिलने पर लेखक तो आनंदित हुए, पर जब उन्हें पता चला कि जिस कमरे में लेखक को ठहराया गया था उस कमरे में गुरुदेव जी काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो लेखक बहुत ही खुश हुए। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। और लेखक को जब यह पता चला कि लेखक जिस कमरे में अभी रहते थे उसी कमरे में गुरुदेव जी ने गीतांजलि, इस पुस्तक का अधिकांश भाग इस कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था, मैं सचमुच भाव विभोर हो गया। ने तब लेखक बहुत ही खुश हो गए। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। जब लेखक को पता चला कि जिस पुस्तक से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार, जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह नोबेल पुरस्कार मिला था, वह गीतांजलि, यह किताब उन्होंने उसी कमरे में लिखी थी, तो सचमुच लेखक स्वयं को सच में बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जो भेंट हुई थी उसके बारे में अपना एक स्मृति संस्मरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए, चित्र में आपको दिखाई देता होगा कि लेखक और उनके साथ आए जो 14-15 लोग थे और उनके सामने गुरुदेव जी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपने काफ़ी में
लिखिए उसी प्रकार इस पाठ का 2 बार आपको पठन भी करना है। यह वीडियो आपने पूरा देखा, इसीलिए मैं मीनाक्षी मेमाने समगीर आप सभी को थैंक यू कहती हूँ। धन्यवाद।